कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करेंगे अगला चैप्टर भी स्टार्ट कर दें। इंपोर्ट पांडास एज पीडी। आज हम सीखेंगे दो डेटा फ्रेम को मर्ज करना। दो डेटा फ्रेम को कैसे मर्ज करते हैं। इमेजिन करिए मेरे पास मेरे पास एम्प्लॉयज का कुछ डेटा अवेलेबल है, लेकिन जो एम्प्लॉयज का डेटा अवेलेबल है ये दो अलग अलग मेरे CSV फाइल में अवेलेबल है। पहली फाइल में एम्प्लॉय का नेम अवेलेबल है, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय की सैलरी। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, उनकी आईडी 1 है, नेम मोनू है और सैलरी है, एंड सो ऑन सो ऑन। इन्हीं एम्प्लॉयज का कुछ रिकॉर्ड एक दूसरी फाइल में रखा हुआ है जिसमें इनका सिटी, मोबाइल नंबर, ये सब रखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों फाइलों को कंबाइन करना है। तो अब आप मुझे बताओ कि ये दोनों कैसे कंबाइन करने सही रहेंगे, रो वाइज या कॉलम वाइज। इसमें क्या हमारा ऐड होना चाहिए, रोज ऐड होनी चाहिए नई, मतलब एक फाइल की रोज दूसरी फाइल के नीचे आ जाएं, या एक फाइल की जो कॉलम्स हैं वो दूसरे फाइल के आगे आ जाएं। कॉलम वाइज ज्यादा सही रहेगा क्योंकि एम्प्लॉय आईडी 1 है तो उसी का नाम है, उसी का सिटी है, उसी का एड्रेस है, उसी की सैलरी है, तो एक ही रो में सब कुछ आ जाना चाहिए। यानी कि रो नहीं बढ़ानी है, हमें क्या बढ़ाने हैं, कॉलम बढ़ाने हैं। और नई फाइल जो बने वो कुछ ऐसे बने जिसमें आईडी, सिटी, मोबाइल नंबर, इसी के अंदर सैलरी आ जाए, इसी के अंदर आपका अदर कॉलम आ जाए, जो भी कॉलम है। और इस वाले रिकॉर्ड में जो उस वाली फाइल के ये वाले कॉलम की वैल्यू थी वो यहाँ पर ही लिख जाए, ऐसे करके। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर कॉलम्स को मर्ज करना है। ठीक है, ये एग्जांपल दो फाइलों को कॉलम वाइज मर्ज करना सिखा रहा है। करेंगे अभी दूसरा एग्जांपल देखिए। एक स्टूडेंट में, एक यूनिवर्सिटी में कई सारे ब्रांचेस में स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो ये CS ब्रांच के स्टूडेंट का डेटा है, रोल नंबर, नेम, ये EC ब्रांच के स्टूडेंट का डेटा है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों ब्रांच के डेटा को कंबाइन करके आगे पास करना है। तो अब इसमें इन दोनों फाइलों को मुझे क्या करना है, मर्ज करना है। कैसे करूं, क्या मैं पहली वाली फाइल के कॉलम के आगे फिर से कॉलम लिख दूं? तो सर भाई कॉलम तो है ही पहले से, रोल नंबर एज तो पहले ही है, फिर से लिख दो रोल नंबर नेम एज, क्या सेंस आएगा? तो इसमें मुझे क्या करना है, रो वाइज, मतलब अगर ये डेटा यहाँ से कॉपी करके यहाँ लिख दूं तो सेंस बनता है। तो यहाँ पर मुझे रो मर्ज करनी है, कॉलम मर्ज नहीं करने हैं इस बार। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि जब मैं मर्जिंग की बात करूंगा तो दो तरह से मर्जिंग होगी डेटा की, या तो कॉलम वाइज डेटा मर्ज होगा या रो वाइज डेटा मर्ज होगा। ठीक है, अब कैसे करते हैं इस काम को वो हम कोड से सीखेंगे। तो ये डेटा सेट भी सही है ना, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं।
तो मैंने क्या करा, यहाँ लिखा df, मतलब df1 कर दिया, pd डॉट रीड csv डेटा सेट एनालिसिस cs और दूसरा आपका EC। df1 ये आ गया, df2 ये आ गया दोनों डेटा हमारे पास। ठीक है, अब मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है और कंबाइन करने के बाद वापस से फाइल में सेव करना है। ठीक है, ऑटोमेट करना चाहते हैं। अभी तो छोटा फाइल था तो आप बोलोगे सर मैन्युअली जाके कॉपी पेस्ट कर दो, क्यों मेहनत कर रहे हो प्रोग्राम लिखने की। लेकिन मैंने बोला जब डेटा बहुत ज्यादा होगा, है ना, और इस तरह से फ्रीक्वेंटली करना होगा, है ना, तो मुझे प्रोग्रामिंग से ही फायदा होगा। ठीक, तो अब दो डेटा फ्रेम को अगर मैं रो वाइज ऐड करना चाहूंगा तो उसके लिए मेरे पास कॉन्सेप्ट होता है अपेंड मेथड का। अपेंड df1 डॉट अपेंड, जिस डेटा फ्रेम के बाद में आप ऐड करना चाहते हैं उस डेटा फ्रेम के ऊपर अपेंड कॉल करेंगे और यहाँ पर दूसरा डेटा फ्रेम पास कर देंगे। ये क्या करेगा, df1 के अंदर df2 की रोज को ऐड कर देगा। अपेंड मेथड रो वाइज हमारा ऐड करने वाला काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे df1 डॉट अपेंड, ये दोनों की रोज को अपेंड करके मुझे वापस कर देगा, लेकिन इन दोनों में से किसी में चेंज नहीं करेगा, एक तीसरा डेटा फ्रेम बनाकर मुझे दे देगा। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो यहां पर आउटपुट आएगा 0101। ठीक है, अब ये 0101 अजीब नहीं लग रहा है, हमने कहा अजीब नहीं लग रहा है, सही है। इस वाले डेटा फ्रेम में इंडेक्स 01 है, इस वाले डेटा फ्रेम के इंडेक्स भी क्या है मेरे, 01 है। इसने क्या करा, सिंपली कॉपी पेस्ट मार दिया, चारों रोज आ गई लेकिन दोनों के इंडेक्स नहीं बदले, इंडेक्स भी एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिए। मैं चाहता हूँ सर इंडेक्स भी हमारे कैसे होने चाहिए, हमारे इंडेक्स भी रीसेट हो जाने चाहिए। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इग्नोर इंडेक्स इक्वल टू ट्रू, मतलब इंडेक्स को इग्नोर कर देना। इससे फायदा होगा कि अब जो हमारा नए इंडेक्स बनेंगे वो हमारा रीसेट होकर बनेंगे। देखो सर ये सारी बात सही है, ये जो कुछ पिंक कलर के ऊपर कुछ ब्लैक से लिखकर आ रहा है, ये क्या है, ये समझ नहीं आ रहा है ये क्या है। तो ये जो चीजें हैं, इस तरह की चीजें पहले भी देखी गई होंगी या हो सकता है पहली बार देखी गई हो, तो इनको हम क्या बोलते हैं, वार्निंग। हमें कुछ आगाह किया जा रहा है, भविष्य के बारे में हमें कुछ आगाह किया जा रहा है, हमें वार्न किया जा रहा है कि अगर आप इस तरीके का अपेंड मेथड का इस्तेमाल करते हुए दो डेटा फ्रेम को रो वाइज अगर आप मर्ज कराएंगे तो आने वाले पांडास के वर्जन में ये मेथड हटा दिया जाएगा। उस दिन ये कोड आपका नहीं चलेगा। आज हम चला दे रहे हैं, है ना, ये बात इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है कि पांडास का जो अगला वर्जन आएगा उसमें अपेंड मेथड को हटा दिया जाएगा। तो ये प्रोग्राम आज चल रहा है, लेकिन ये प्रोग्राम अगर आप एक नए वर्जन पे चलाएंगे फ्यूचर में तो वहां पर एरर दे देगा, मना कर देगा, अपेंड नाम से मेथड ही नहीं है। कहाँ लिखी है सारी बातें, मैंने कहा देखो ध्यान से पढ़ो, सब लिखा हुआ है। कह रहा है फ्यूचर वार्निंग, भविष्य की वार्निंग है। क्या है वार्निंग भाई, ये कह रहा है कि ये जो मेथड है वो डेप्रिकेट कर दिया गया है। डेप्रिकेट शब्द का मतलब यही होता है कि आज हम उसको चला दे रहे हैं लेकिन आने वाले वर्जन में उसको डिलीट कर दिया जाएगा। तो आप अपने रिस्क पर इस मेथड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, आगे लिखा है
एंड विल बी रिमूव फ्रॉम पांडास इन ए फ्यूचर वर्जन। क्लियर लिखा है कि भाई जो अपेंड मेथड है, जो अपेंड मेथड है, अपेंड मेथड इज डेप्रिकेटेड एंड विल बी रिमूव फ्रॉम पांडास इन फ्यूचर वर्जन। तो क्या करें अब, अगर इस काम को करना होगा तो कैसे करें, बता रहा है। यूज, कौन सा मेथड यूज करें, कॉनकैट इंस्टेड, यानी कि अपेंड मेथड की जगह आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, कॉनकैट मेथड का यूज करेंगे। तो अब हमें अगर दो डेटा को रो वाइज मर्ज करना हो तो अपेंड मेथड आज तक चलता था, अब हम उसको यूज ना करें, उसकी जगह पर कौन सा मेथड नया ला दिया गया है, कॉनकैट। तो सर कॉनकैट सिखाओ, अब हमने कहा सीख लेते हैं। तो दो डेटा फ्रेम है मेरे पास, df1 df2। अब मुझे इन दोनों को मर्ज करना है यूजिंग कॉनकैट। तो क्या लिखेंगे, पीडी, पांडास का मेथड है कॉनकैट। डेटा फ्रेम पे कॉल नहीं करना है, डीएफ पे नहीं करना है, पीडी पांडास पे कॉल करना है, पीडी डॉट कॉनकैट। और कॉनकैट के अंदर क्या पास करेंगे अपने, वो डेटा फ्रेम जो आपको क्या करने हैं, कॉनकैट करने हैं, पास कर सकते हैं। तो यहां पर हम पास करेंगे एज ए लिस्ट df1 df। ठीक है, इससे क्या होगा, इन दोनों डेटा फ्रेम को नए डेटा फ्रेम में रखकर दे दिया जाएगा। ये लो, कोई वार्निंग नहीं आई, सेम आउटपुट। और सर वो इंडेक्स, हमने कहा इंडेक्स को इग्नोर यहां भी करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, कॉमा लगाकर इग्नोर इंडेक्स इक्वल टू, अगर इंटरव्यूअर आपसे यही पूछ ले कि भाई अपेंड में क्या समस्या थी, क्यों अपेंड को हटाया जा रहा है और कॉनकैट को लाया जा रहा है, क्या बताओगे उसका आंसर। अपेंड मेथड सिर्फ दो डेटा फ्रेम को एक साथ हमारा रो वाइज ऐड करेगा। मेरे पास 5 डेटा फ्रेम है, एक के नीचे एक लगाना है, नहीं है, क्योंकि अपेंड सिर्फ दो डेटा फ्रेम के साथ काम करता है। पहले क्या करोगे, दो को तीसरा बनाओगे, फिर तीसरे का चौथे के साथ अपेंड करोगे, फिर रिजल्ट आएगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका पांचवें के साथ करोगे। यानी कि बहुत कॉम्प्लेक्स कोड लिखना पड़ेगा अगर आपको एक साथ 5-6 डेटा फ्रेम अपेंड करने पड़े तो। एक ही लाइन में 5 डेटा फ्रेम अपेंड नहीं होंगे। कॉनकैट में आप लिस्ट में पास करते हैं, पीडी डॉट कॉनकैट लिस्ट के अंदर जितने चाहे उतने डेटा फ्रेम पास कर सकते हैं, df1 df2 df3 df4 df5, एक साथ जितने चाहे उतने डेटा फ्रेम को कॉनकैट किया जा सकता है रो। इसलिए उसको हटाकर एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया जो कि बढ़िया है। तो जब ये नहीं था और मुझे एक से दो से ज्यादा डेटा फ्रेम अपेंड करने होते थे तो मुझे कई बार अपेंड अपेंड कॉल करना होता था, दो दो कर कर। चलिए अब आगे चलते हैं, कॉलम वाइज। हाँ बोलो। हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये नॉर्मलाइजेशन का नहीं है, जो आप कह रहे हैं डेट इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट आता है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, हम लोग पांडास पढ़ रहे हैं, पांडास के अंदर दो डेटा को मर्ज करना सिखाया जा रहा है। अब उसमें डुप्लीकेसी है, डुप्लीकेसी नहीं है, अगर आप इस पे काम करना चाहते हैं तो पांडास के जो फर्दर ऑपरेशंस हैं मैनिपुलेशन करने वाले, उनको आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अच्छा बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉल्व किया जा सकता है। रोल नंबर 106 आपका रिपीटेड है। तो अब पांडास का जो डेटा फ्रेम है उसमें कोई प्राइमरी की कॉलम का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, जबकि अगर हम डेटाबेस टेबल की बात करते हैं तो वहां पर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, यूजिंग प्राइमरी की सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई प्राइमरी की जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आप अगर चाहते हैं कि रोल नंबर में जो वैल्यूज आए वो हमारी यूनिक रहें,
तो आपको पाइथन का यूज करना होगा। क्या कॉन्सेप्ट है पाइथन का? कॉलम को सीरीज बनाओ और सीरीज के अंदर हमारा यूनिक नाम का मेथड है, जैसे यूनिक वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। दूसरा, नेटिव पाइथन में चले जाओ, सेट बना दो पाइथन का, सेट में क्या आती है हमारी यूनिक वैल्यू। ठीक है, चलिए। तो फिलहाल अगर हम पाइथन में डेटा फ्रेम ला रहे हैं, तो जहां से डेटा आया है वहां पर बनाने वाले की जिम्मेदारी है कि क्या है क्या नहीं है। डेटा फ्रेम में कोई प्राइमरी की कॉन्स्टेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, यूनिक कॉन्स्टेंट वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, चलो। अब सर अगर मैं दो डेटा को कॉलम वाइज ऐड करना चाहता हूं तो कैसे ऐड करूंगा? तो वो एम्प्लॉय वाला डेटा लेकर आते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मान लो df1 इक्वल टू pd डॉट रीड अंडर स्कोर csv d डेटा सेट एनालिसिस एम्प्लॉय, और दूसरा है एम्प्लॉय डिटेल। अब जो दो डेटा मैंने पढ़े हैं इस बार, एक ये आ गया, एक ये आ गया। अब यहां पर मैं इन दोनों को कॉलम वाइज क्या करना चाहता हूं, यहां पर मर्ज करना चाहता हूं। तो ऐसा करने के लिए पांडास के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है मर्ज। और ये जो मर्ज फंक्शन है ये बिल्कुल डेटाबेस की तरह काम करता है। डेटाबेस में जो ज्वाइन ऑपरेशन होते थे, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, ये उसी तरह से आपको कुछ इंप्लीमेंटेशन देगा। ठीक है, तो मैंने जानबूझकर दो फाइलें जो बनाई हैं उसमें कुछ ऐसा रखा है जो यहाँ हो यहाँ ना हो, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब ये जो मर्ज है कैसे काम करेगा वो देखो। तो मर्ज फंक्शन के अंदर वो दो डेटा फ्रेम पास करिए जिन दोनों को आप कॉलम वाइज मर्ज करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो डेटा फ्रेम पास कर दिए। पहला हो गया df1, दूसरा हो गया df। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी है, उसको सीखिए कि जब आप मर्ज फंक्शन का यूज करते हैं तो जो पहला वाला डेटा फ्रेम है इसको लेफ्ट डेटा फ्रेम कहा जाता है, दूसरा वाला डेटा फ्रेम इसको राइट डेटा फ्रेम कहा जाता है। लेफ्ट डेटा फ्रेम और राइट डेटा फ्रेम, क्योंकि मर्ज इंटरनली डेटाबेस का जो ज्वाइन ऑपरेशन होता है, लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन, उसका इंप्लीमेंटेशन देगा। तो इसलिए आपको समझ में आना चाहिए कि ये लेफ्ट डेटा फ्रेम कहलाएगा, ये हमारा राइट डेटा फ्रेम कहलाएगा। अगर आप इस बात को पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मैंने बताया था कि किसी फंक्शन के अंदर कर्सर लेकर आइए और शिफ्ट के साथ क्या प्रेस कर दीजिए, टैब, उससे आपको पता चल जाएगा। और इसके अंदर और कौन कौन से आर्गुमेंट हैं वो आपको पल गए, जैसे हाउ। हाउ आर्गुमेंट का मतलब है कि भाई इनर ज्वाइन करना है, लेफ्ट ज्वाइन करना है, राइट ज्वाइन करना है, क्या करना है। ठीक है, ऑन किस कॉलम के बेस पर हमें इस काम को करना है। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पर अपना बता सकते हैं। इनके फर्दर एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से जाकर आप अपना पढ़ सकते हैं। तो देखो साफ साफ लिखा है, जो मर्ज है वो डेटाबेस स्टाइल में काम करता है। जो डेटाबेस में ज्वाइन होता था उसी स्टाइल को पाइथन में मर्ज के साथ इंप्लीमेंट किया गया है। बाकी आगे चीजें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। लेफ्ट, लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, हाउ, हाउ में क्या होता है, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, इनर ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन। तो ये एक दो तीन चार पांच, पांच तरह के डेटाबेस ज्वाइन का इंप्लीमेंटेशन है यहाँ पर। बाय डिफॉल्ट जब नहीं बताते हैं तो कौन सा ज्वाइन चलेगा हमारा यहाँ पर, इनर ज्वाइन चलेगा। ठीक है, इसी तरह से सारे जो कीवर्ड आर्गुमेंट हैं उसके साथ आप ये बना सकते हैं। किस के साथ हमारा ये चलेगा, तो आप बता सकते हैं किसी कॉलम का नाम, ठीक है, या किसी इंडेक्स का नाम जिस पर वो चलेगा। चलो, अब थोड़ा सा हम इस बात को बाद में सीखेंगे। अभी मैंने बस इतना लिखकर छोड़ दिया, बाकी बातें मैंने डिस्कस ही नहीं करनी। ठीक है, तो अब क्या होगा, मुझे एक नया डेटा फ्रेम मिलेगा जिसको मैं सीधे सीधे प्रिंट करा ला हूँ, और फिर उसको हम क्या करेंगे,
सीखेंगे कि जो रिजल्ट आया वो कैसा आया। तो अब इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा मैं और छोटा कर दे रहा हूँ ताकि एक ही पिक्चर में आ जाए। कैसे इन दोनों का ज्वाइन ये रिजल्ट आया, क्योंकि मैंने तो बताया ही नहीं कि ज्वाइन कैसे करना है, मतलब मर्ज कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि ये इनर ज्वाइन निकाल रहा है, मतलब इनर का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है। तो अब आपको पहले नॉलेज होनी थी सर इसका मतलब क्या होता है। बताओ, मैंने डेटाबेस पढ़ाया था आपको, डेटाबेस में इनर ज्वाइन का क्या मतलब होता था। भूल गए। कॉमन, मतलब कुछ साइंस आता था कॉमन का, चलो कुछ तो याद है किसी को। तो इनर का मतलब होता है कुछ कॉमन। अब तक दो डेटा में कॉमन कैसे आइडेंटिफाई करोगे, किसके बेस पर आप कॉमन निकालोगे, कॉमन किसके बेस पर निकालोगे, किसी कॉलम के बेस पर। भाई या तो ये बोलो कि इस कॉलम की वैल्यू इस कॉलम में जहां जहां बराबर हैं वो मुझे लाकर दे दो, या फिर ये बोलो कि नहीं ये वाला इसके बराबर हो या ये वाला इसके बराबर हो। तो बाय डिफॉल्ट जो मर्ज होता है वो दो डेटा फ्रेम में जो सेम कॉलम है उसके साथ काम करेगा, सेम कॉलम के साथ काम करेगा। लेकिन सर एक चीज ध्यान से देखो, इन दोनों में सेम कॉलम कौन है, एक है एम्प्लॉय डी यहाँ पर और एम्प्लॉय डी, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेम कॉलम है, इनर ज्वाइन अगर मैं इसमें लगाऊंगा तो बताओ इस कॉलम में, इन दोनों कॉलम में कहाँ कहाँ पर सेम वैल्यू है, एक सेम हो गई, ठीक है। ये वाली वैल्यू सेम है, ये वाली वैल्यू सेम, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो अब जो दोनों डेटा फ्रेम में सेम नेम के कॉलम हैं, उस सेम नेम के कॉलम के अंदर जो हमारी वैल्यू सेम है उनको हमारा लेकर आया है, इसलिए क्या वैल्यू है हमारी 1 2, ठीक है। इनर ज्वाइन का मतलब हो गया सेम कॉलम के अंदर जो कॉमन वैल्यूज हैं सिर्फ उनको ही क्या करना है, उनको ही लेकर आना है, और दोनों डेटा फ्रेम के कॉलम को क्या कर दिया इसने, कंबाइन करके आपको दिखा दिया। अब इसमें थोड़ा सा मैं कस्टमाइजेशन करूंगा, तब थोड़ा सा हमारा बेटर समझ में आएगा। अब सर मैं आपसे कहूं कि मुझे इनर ज्वाइन नहीं चाहिए, तो लिख दिया मैंने हाउ इक्वल टू, फिर क्या चाहिए, मैंने कहा मुझे लेफ्ट ज्वाइन चाहिए। अब लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या होता है पहले पता होना चाहिए, जब तक पता नहीं होगा तब तक रिजल्ट हम इंटरप्रेट ही नहीं कर पाएंगे। बताओ लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या होता है। लेफ्ट ज्वाइन का मतलब होता है इनर ज्वाइन में जो रिजल्ट आया था वो प्लस लेफ्ट टेबल में जितने रिमेनिंग रिकॉर्ड्स हैं वो भी आएंगे, यही तो होता है हमारा लेफ्ट ज्वाइन का मतलब। अब देखो, यानी कि इतना तो रिजल्ट आना ही चाहिए, प्लस लेफ्ट टेबल में कौन सा रिकॉर्ड है जो हमारा एम्प्लॉय आईडी के बेस पर सेम नहीं है, लेफ्ट में कौन सा है, 4 वाला, तो ये वाला रिकॉर्ड भी हमारा आ जाना चाहिए। अच्छा जब ये वाला रिकॉर्ड आएगा तो इसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की सैलरी सही है, लेकिन जब सिटी और मोबाइल नंबर कॉलम आएगा तो उसमें वैल्यू कहां से लाओगे, क्योंकि ये वाला तो उसमें है ही नहीं दूसरे वाले में। तो क्या लिखकर आएगा वहां पर, एन मिसिंग वैल्यू आएगी लिखकर, ठीक है। क्योंकि ये वाला रिकॉर्ड सिर्फ लेफ्ट टेबल में है, राइट वाले में है ही नहीं, तो राइट के कॉलम तो आ ही रहे हैं, तो उनकी जगह पर क्या लिखकर आएगा, मिसिंग और मिसिंग। अब अगला वाला अगर मैं ना बताऊं तो फिर भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि हमने डेटाबेस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, राइट। तो ये कौन सा ऑपरेशन कर देगा, राइट ज्वाइन। तो राइट ज्वाइन मतलब क्या हो गया, इनर ज्वाइन का रिजल्ट प्लस रिमेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ
राइट डेटा फ्रेम। ठीक है, तो रिमेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ राइट डेटा फ्रेम में कौन सा वाला एक्स्ट्रा आएगा, ये वाला आएगा फिर। और इस वाले रिकॉर्ड के लिए जो लेफ्ट डेटा फ्रेम के कॉलम्स हैं उनकी वैल्यू क्या बनेगी, मिसिंग हो जाएगी, NaN हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग दो डेटा फ्रेम को मर्ज का यूज करके कॉलम वाइज डेटाबेस स्टाइल में ज्वाइन का इंप्लीमेंटेशन दे सकते हैं। अच्छा सर, क्या होता अगर मेरे दोनों डेटा फ्रेम में कोई ऐसा कॉलम होता ही नहीं जिसका नाम सेम होता, जैसे यहां पर एम्प्लॉय आईडी है और यहां पर भी एम्प्लॉय आईडी है, तो उसने अपने आप से इन दोनों कॉलम को देख लिया। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी की जगह EID होता और यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी होता, तो कैसे करता फिर तो कोई सेम कॉलम निकला ही नहीं। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर ऑन का यूज करके बताएंगे कि किन कॉलम के अकॉर्डिंग आपको ये काम करना है। ठीक है, चलिए, तो हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि जब भी आप दो डेटा फ्रेम को डेटाबेस स्टाइल में ज्वाइन करेंगे तो दोनों डेटा फ्रेम में कोई ना कोई एक कॉलम सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो चीजें थोड़ी सी आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। ठीक है, चलो, तो अब दो डेटा फ्रेम को अगर मैं रो वाइज कंबाइन करना चाहता हूं तो कॉन्कैट फंक्शन हो गया, और अगर कॉलम वाइज डेटाबेस स्टाइल में ज्वाइन करना चाहता हूं तो मेरे पास मर्ज नाम का फंक्शन हो। ठीक है, तो इस तरह से पांडास का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये ऑलमोस्ट हमारा पूरा हो जाता है। पांडास में अगर मैं फिर से रिकॉल कर दूं, बताओगे मैंने अब तक आपको पांडास में क्या क्या पढ़ाया था, फटाफट से मुझे रिकॉल करके बताओ। सबसे पहले आपको बताया था मैंने अलग अलग डेटा सोर्स से रीड करना, CSV फाइल कैसे रीड होती है, एक्सेल फाइल कैसे रीड होती है, जेसन फाइल कैसे रीड होती है, उसके बाद डेटाबेस से कैसे डेटा फ्रेम कनेक्ट होगा, HTML से डेटा फ्रेम कैसे कनेक्ट होगा, इन सब से मैंने आपको रीड करना सिखाया, कैसे ये सब रीड होता है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि पांडास के अंदर अगर मुझे EDA करना हो तो कैसे करते हैं। EDA का मतलब क्या था, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ठीक है, इसके अंदर हमने एग्रीगेट ऑपरेशन पढ़े थे। एग्रीगेट ऑपरेशन कौन कौन से थे, मिनिमम, मैक्सिमम, मीडियन, सम, यूनिक, वैल्यू काउंट, ये सारी चीजें हमने इसके अंदर सीखी थी। फिर EDA का यूज करके मैंने आपको 3 केस स्टडी कराई थी। कौन कौन सी 3 केस स्टडी कराई थी, एक टाइटैनिक की केस स्टडी कराई मैंने आपको, दूसरा रेस्ट्रो वाली कराई थी, तीसरा सुपर स्टोर का जो डेटा था उसकी मैंने कराई थी। ठीक है, 3 हमने केस स्टडी करी इसके ऊपर। उसके बाद फिर मैंने आपको कराया था यहाँ पर डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन के अंदर सबसे पहले मैंने आपको सिखाया है डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग क्या होती है, डेटा क्लीनिंग में फिर 3 तरीके सिखाए थे, डुप्लीकेसी को हैंडल करना, मिसिंग वैल्यू को हैंडल करना और डेटा एरर को हैंडल करना। सबसे इंटरेस्टिंग था डेटा एरर को हैंडल करना, जिसमें रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन के अंदर अगला काम क्या सिखाया था मैंने, कॉलम्स को ऐड करना, अपडेट करना, किसी कॉलम पर ऑपरेशन करना, दैट मीन्स ब्रॉडकास्टिंग करना। कॉलम पर ब्रॉडकास्टिंग कैसे करेंगे, जैसे मैंने बिल कॉलम था उसमें GST ऐड करना सिखाया था, है ना। मैंने बिल कॉलम पर कंडीशनल GST ऐड करनी सिखाई थी कि अगर हम इतना बिल आते हैं तो इतना % लगा दो, इतना बिल इतना लगा दो। तो वो सब ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू हमने सीखा था, और ऐसा करने के लिए हमने अप्लाई मेथड का यूज करा था। ठीक है, और क्या चीज सीखी थी, और था इंडेक्स को रीनेम करना, इंडेक्स रीनेम करना, कॉलम को रीनेम करना, है ना। ये सब चीजें हमने सीखी थी। कॉलम का नाम बदलना चाहते हैं, इंडेक्स को रीसेट करना चाहते हैं, ये सब सीखा था। उसके बाद
फिर एक हमने टॉपिक पढ़ा था ऐड प्रॉपर्टी, आई ऐड प्रॉपर्टी। क्या पर्पज होता है इसका, ऐड और आई ऐड प्रॉपर्टी का? किसी पर्टिकुलर वैल्यू को हिट करना, किसी पर्टिकुलर वैल्यू को मॉडिफाई करना। ठीक है, तो ये सब मैनिपुलेशन के अंदर ही था हमारा। उसके बाद फिर मैंने आपको पढ़ाया था लॉग और आई लॉग प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। लॉग और आई लॉग प्रॉपर्टी क्या करती है, हमारी रोज को फिल्टर करती है कि कितनी रोज आपको चाहिए, कहाँ से कहाँ तक की रोज चाहिए। स्लाइसिंग का यूज करके हम लॉग और आई लॉग का यूज करके अपनी रोज को फिल्टर करके ला सकते हैं। उसके बाद अगर मैं अपने रोज को ऑर्डर में लाना चाहता हूँ तो हमने क्या सीखा था, सॉर्टिंग सीखी थी। कैसे हम रोज को सॉर्ट कर सकते हैं, सॉर्ट वैल्यूज बाई लगाकर, एक कॉलम के थ्रू, दो कॉलम के थ्रू, ये सारी चीजें हमने सीखी थी। ये तो कल ही सीखा है, ताजा ताजा है। उसके बाद फिर हमने क्या सीखा था, अभी आज ही सीखा है हमने यहाँ पर, क्या, कंबाइन करना। कैसे कंबाइन करते हैं दो डेटा को, और साथ में एक और जो कल सीखा था वो क्या था, डेटा एनकोडिंग। ग्रुप बाई ईडीए का पार्ट है, पाइवट टेबल और ग्रुप बाई दोनों पढ़ाए थे मैंने। दोनों किसका पार्ट है, ईडीए का पार्ट है। ग्रुप बाई पर पूरे मैंने एक पूरी क्लास लगाई थी आपकी, ग्रुप बाई और पाइवट टेबल पर। ठीक है, ईडीए का पार्ट होते हैं ये। सैम्पलिंग क्या होती है, कल भी किसी ने पूछा था, अच्छा हुआ अभी आपने पूछ लिया, याद आ गया मुझे। सैम्पलिंग क्या होती है, सैम्पलिंग का मतलब होता है, सैम्पलिंग का मतलब है किसी भी डेटा से रैंडमली कुछ डेटा को फैच करना, उसे बोलते हैं सैम्पलिंग। जैसे मेरे पास कोई डेटा है, मान लीजिए मेरे पास टाइटैनिक का डेटा है। टाइटैनिक का डेटा है मेरे पास। अब इस डेटा में अगर मैं देखूं तो मेरे पास लगभग 891 रोज हैं। अब मैं इसमें से मान लीजिए 100 सैंपल फैच करना चाहता हूँ रैंडमली, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर df डॉट सैंपल, सैंपल नाम का मेथड है। और इस सैंपल मेथड के अंदर हम पास करेंगे कि आपको कितनी वैल्यू चाहिए। हमने कहा 100, तो इससे मुझे जो मिलेगा वो 100 सैंपल का डेटा फ्रेम मिलेगा। कौन से 100 हमें नहीं पता, रैंडमली 100 रो सेलेक्ट होंगी कोई भी, और हमें लाकर दे दी जाएंगी। तो 100 रोज का डेटा मिलेगा। दोबारा चलाओगे तो कुछ और आएगा, ध्यान से ना। पहली रो का इंडेक्स 1 2 4 है, दोबारा चलाएंगे बदल गया, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सैंपल, इसी को बोलते हैं सैंपलिंग। अब अगर आपसे कहा जाए कि सर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ रिकॉर्ड ना बताकर फ्रैक्शन बताना चाहता हूँ, फ्रैक्शन कि टोटल का 20%, अगर टोटल 1 लाख है तो 1 लाख का 20%, टोटल अगर 100 है तो 100 का 20%। अगर मैं एग्जैक्ट बताऊंगा तो कभी कभी सही नहीं होगा, क्योंकि अगर डेटा बहुत ज्यादा हुआ तो उसका 100 बहुत छोटा हो जाएगा। तो हम फ्रैक्शन में बात करेंगे, तो हम फ्रैक्शन में बता सकते हैं कि भी मुझे इतना चाहिए। तो ये आपका फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट हो गया, जो कि आप अपना किस्म बता रहे हैं, फ्लोट के अंदर बता रहे हैं। मान लीजिए लिख दिया मैंने 0.2, तो 891 का 20%, लगभग 170 80 के आसपास आया होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कितने सैंपल चाहिए एग्जैक्ट बता सकते हो, एन का यूज करके, एन आर्गुमेंट का यूज करके एग्जैक्ट सैंपल आ जाएंगे। और फ्रैक्शन आर्गुमेंट का यूज करके रेशो बताएंगे कि टोटल का इतने परसेंट डेटा हमें सैंपल बनाकर दे दो। इसी को बोलते हैं सैंपलिंग। ये हम जनरली तब यूज करते हैं जब हमारे पास बहुत सारा डेटा है, सब डेटा पर अगर मैं ऑपरेशन कर रहा हूं तो बहुत समय लग रहा है, तो हमें बहुत पुअर हो रही है, मेरा प्रोसेसर इतना कैपेबल नहीं है कि इतने सारे डेटा को प्रोसेस कर ले। तो मैंने क्या करा, रैंडमली सैंपल पिक कर लिए और वो एनालिसिस मैंने वो सैंपल पे करी, और जो सैंपल पर रिजल्ट आया मैं मानूंगा कि वो पूरे डेटा पर लगभग ऐसा ही। ठीक है, स्टैकिंग का मतलब होता है डेटा फ्रेम कंबाइन करना। स्टैकिंग और कंबाइन एक ही बात है। स्टैक का मतलब एक के ऊपर एक लगाना,
एक के बाद एक लगाना या एक के ऊपर एक लगाना, उसे बोलते हैं स्टैक। स्टैक ला लेयर, लेयरिंग करना। तो स्टैकिंग और कंबाइनिंग एक ही बात है, शब्द अलग अलग है, मतलब एक ही। चलिए, तो भाई पांडास का जो हमारा सिलेबस था वो हम लोगों ने लगभग कंप्लीट कर लिया। मुझे लग रहा है हमारी 8 से 10 क्लास इस पांडास के चैप्टर में पूरी लग गई है। ठीक है, लगनी भी चाहिए थी, अच्छा टॉपिक था, क्योंकि जब आप डेटा एनालिसिस की बात करते हैं तो सामने वाला पांडास से ही आपसे बात करेगा, पांडास में आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये कह रहा है कि सर ऐसा हो सकता है कि डेटा मेरे पास है ही नहीं कंप्यूटर में, मेरे पास डेटा ही नहीं है कंप्यूटर में, तो कहाँ से लाओगे? इंटरनेट से लाएंगे। बस मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन है और मेरे पास अपनी नॉलेज है। अब मेरे पास जो डेटा आएगा वो इंटरनेट से आएगा और फिर उस डेटा पर मुझे कुछ करना है, तो कैसे करेंगे इस काम के लिए? तो अगर मुझे किसी वेबसाइट से डेटा फैच करना हो तो ये अलग एक स्टेप होता है, और फैच करने के बाद फिर उस डेटा के अंदर मुझे कुछ एनालाइज करना हो तो ये अलग स्टेप होता है। ठीक है, तो जब आप किसी भी इंटरनेट की वेबसाइट से डेटा फैच कर रहे हैं तो उसके लिए एक लाइब्रेरी है, मतलब कई सारी हैं, उनमें से एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट लाइब्रेरी का यूज करके आप क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट से अपना कनेक्शन बना सकते हैं पाइथन प्रोग्राम में। अब जैसे एक वेबसाइट है, इंडियन गवर्नमेंट की पब्लिक डोमेन की वेबसाइट है, जो कोविड का हमें डेटा बताती है। MOHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। इस वेबसाइट से अगर मैं डेटा उठाना चाहूँ कोविड का, इतना सारा डेटा है, ये बता रहा है कि भाई अब तक इतनी वैक्सीन लग चुकी हैं, इतनी डेथ हो चुकी हैं, इतने लोग डिस्चार्ज हो गए हैं, और कल इतने टेस्ट हुए थे, 4,11,102 टेस्ट हुए थे, और बहुत सारा इस वेबसाइट पे डेटा रखा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि सर इस वेबसाइट का डेटा पढ़ो। तो इस वेबसाइट का डेटा अगर मुझे पढ़ना होगा या किसी भी वेबसाइट का डेटा अगर मुझे पढ़ना होगा तो हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, और रिक्वेस्ट लाइब्रेरी के अंदर हमारे दो मेथड होते हैं, एक है डेटा लाने के लिए, एक है डेटा ले जाने के लिए। तो अब अगर मैं उस वेबसाइट पे डेटा पोस्ट करना चाहता हूं तो मुझे लगता है अलाउड ही नहीं होगा। तो उसके लिए फिर हमें इस वेबसाइट क्रिएटर से बात करनी होगी, वो हमें अपने स्टैंडर्ड बताएगा, उसके बाद फिर मैं इस वेबसाइट पर अपने प्रोग्राम से डेटा पोस्ट कर सकता हूँ। अभी हम क्या करते हैं, डेटा को वहां से गेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब रिक्वेस्ट डॉट गेट, गेट नाम का हमारे पास एक मेथड होगा रिक्वेस्ट मॉड्यूल के अंदर, और जिस दिन मुझे रखना होगा डेटा, क्या यूज करूंगा मैं, पोस्ट। पोस्ट माने हम उस वेबसाइट पे डेटा देने जा रहे हैं, उसे लेना नहीं है, उसे कुछ देना है। गेट माने हमें कुछ लेना है। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट, और गेट के अंदर क्या पास करेंगे, उस वेबसाइट का यूआरएल, जिस वेबसाइट से आप डेटा गेट करना चाहते हैं। तो गेट मेथड आपको डेटा लाकर नहीं देगा, आपको उस वेबसाइट से कनेक्शन लाकर देगा रीड मोड में। मतलब उस वेबसाइट से अब आपका कनेक्शन बन गया है, उस कनेक्शन से आप डेटा पढ़ सकते हैं, उस पर लिख नहीं सकते। ठीक है, अब यूआरएल पास करेंगे, इसको कॉपी करा यहाँ से, और ये पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पर। इससे क्या मिलेगा, इससे मुझे कनेक्शन रेस्पॉन्स मिलेगा, कनेक्शन का रेस्पॉन्स मिलेगा। अगर यूआरएल इनवैलिड हुआ, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, या वेबसाइट बंद हो गई है, नहीं चल रही है, तो इस लाइन पर एरर आ जाएगी। और अगर सब कुछ सही है तो इस लाइन पर एरर नहीं आएगी, कोई एरर नहीं आएगी। अब मैं जानबूझकर स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ, HPS
ऐसा करके मैं लिख देता हूँ इनवैलिड, कि भाई ये सही नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं बन पाया। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप कहीं भी कुछ ऐसा लिखेंगे जो इंटरनेट पर ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो फिर इस तरह से एरर आपकी आनी शुरू हो जाएगी, और सही लिखेंगे तो आपका सही चलेगा। अब जो कनेक्शन रेस्पॉन्स है, इस कनेक्शन रेस्पॉन्स से इस वेबसाइट का डेटा आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, है ना। अब मुझे नहीं पता आपको कितनी नॉलेज है HTML की, लेकिन थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। एक वेबसाइट के अंदर हमारे कई सारे पेजेस होते हैं। ये बाय डिफॉल्ट इस वेबसाइट का पहला पेज है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ आ गया, मैं किसी लिंक के अंदर जाऊं और यहाँ पे क्लिक करूं तो अभी तो एक ही पेज का डेटा आ रहा है। ऐसा हो सकता है इसमें कई सारे पेज हों, अगर मैं क्लिक करूं तो कहीं और चला जाऊं, यहाँ क्लिक करूं तो ये दूसरा पेज आ गया हमारा, है ना। तो इस तरह से एक वेबसाइट में कई सारे पेजेस हमारे हो सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका कनेक्शन बनाए, ये कनेक्शन जो सबसे पहला वाला पेज होगा वेबसाइट का, उसके साथ बनाए। पूरी वेबसाइट से कनेक्शन नहीं बनता, वेबसाइट के किसी एक पेज के साथ कनेक्शन आपका बनता है। तो ये जो कनेक्शन बना होगा, ये सबसे पहला वाला जो पेज होता है, जब आप पढ़ेंगे आगे चलकर, शायद ना पढ़ें, तो पहला वाला पेज जनरली किस नाम से होता है? इंडेक्स नाम से होता है। तो इंडेक्स पेज का डेटा इंडेक्स के साथ हमारा कनेक्शन बनकर आ गया। अब पहले वाले पेज में जितना भी डेटा है, अगर आप उसे रीड करना चाहते हैं, कनेक्शन डॉट रेस्पॉन्स, तो यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या करेगी? इस कनेक्शन रेस्पॉन्स पर जो भी डेटा अवेलेबल है, वो सारा डेटा एज ए स्ट्रिंग लाकर आपको दे दिया जाएगा। सारा का सारा डेटा आपको मिल जाएगा। इवन डेटा ही नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा, जिस बंदे ने ये पेज बनाया होगा, तो इसको बनाने का भी तो कोई कोड लिखा होगा, वो पूरा कोड मुझे मिल जाएगा। यानी कि इस पेज का पूरा पूरा प्रोग्राम मुझे मिल जाएगा कि इस पेज का प्रोग्राम क्या है, तो वो मुझे पूरा का पूरा कोड मिलेगा। तो ये जो डेटा आएगा, इसमें पहले वाले पेज का पूरा कोड आ जाएगा। सर प्रिंट करा के दिखाना जरा। आगे पूरा का पूरा कोड। वेबसाइट में जितने पेज होते हैं, उस पेज को बनाने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है, उसका नाम HTML होता है। तो वो HTML का पूरा कोड, पहले वाले पेज का पूरा कोड मेरे पास आ गया। अब क्या करूं सर मैं इसका? हमने कहा आपका काम है इसके अंदर से मीनिंगफुल डेटा निकालना। अगर आपको ये पता करना है कि कितनी वैक्सीन अब तक लग गई है, तो ये बात कहीं ना कहीं इसमें लिखी होगी, तो कहीं ना कहीं तो लिखी होगी इसमें। हाँ लिखी है, हमने कहा देखो ढूंढो, मिलेगी कहीं ना। सर ऐसे तो सुबह शाम हो जाएगी ढूंढते ढूंढते। हमने कहा यही तो हमारा अगला टॉपिक है, ताकि सुबह से शाम ना हो। अभी के लिए क्या करते हैं, Ctrl+F लगा लेते हैं और लिख देते हैं वैक्सीनेशन। ये आ गया टोटल वैक्सीनेशन। मतलब इसके अंदर वो इंफॉर्मेशन छुपी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सर इस इंफॉर्मेशन का आप यूज करना चाहते हैं, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? वेबसाइट पे जाके वैसे ही देख लो, इतना डेटा वैक्सीनेशन का हुआ है। पाइथन का प्रोग्राम बनाओगे, मेहनत करोगे, लिखोगे, क्या मतलब है? वेबसाइट सीधी खोल लो, दिख जाएगा। दिख तो रहा है डेटा, है ना। तो हमने कहा थोड़ा सा आगे सोचते हैं। मुझे टास्क दिया गया कि पिछले एक महीने में जो वैक्सीनेशन का डेटा है, उस डेटा से ट्रेंड पता करो, आदमी वैक्सीन ज्यादा लगवा रहा है कम लगा रहा है पिछले एक महीने में। ट्रेंड कैसे पता करोगे? भाई वैक्सीनेशन ग्राफ बढ़ना चाहिए। बढ़ना कैसे बढ़ रहा है? मान लो वैक्सीनेशन ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे करके, तो आदमी सही लगवा रहा है। ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है, लगवा ही नहीं रहा है, धीरे 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 लगवा रहा है आदमी। ट्रेंड देखना चाहते हैं कि आदमी वैक्सीन लगवा ही रहा है कि नहीं लगवा रहा है।
क्या करोगे? हमने कहा आज 2 अगस्त है, वेबसाइट पे गए, कॉपी करा और फाइल में जाके किसी पेस्ट करेंगे सर, क्योंकि कल सुबह 8 बजे, ये वेबसाइट डेली 8 बजे अपडेट होती है, कल सुबह 8 बजे डेटा बदल जाएगा और आज का जो आंकड़ा होगा वो दिखाएगी वेबसाइट है। अब मुझे कल वाला डेटा चाहिए तो गया, कुछ नहीं है वापस। तो हर दिन ये वेबसाइट अपडेट होगी। तो अब मुझे रोज सुबह 8 बजे इस वेबसाइट को खोलना होगा, मैन्युअली डेटा को कॉपी करना होगा और कॉपी करके किसी नोटपैड फाइल में ऐसे करके सेव करना होगा। 1 महीने तक मुझे लगातार ये काम करना है। 1 दिन 2 दिन करने में तो सही लगेगा, उसके बाद फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू हो जाएगी, कौन करे इस काम को बार बार, और 2-4 दिन भूल भी जाओगे आप। मुझे ऑटोमेट करना है इस काम को। कैसे करो? हम चाहते हैं रोज सुबह 8 जैसे ही बजे वैसे ही मेरा प्रोग्राम चले अपने आप, हमें याद रहे रहे ना रहे, प्रोग्राम अपने आप चले। वो प्रोग्राम इस वेबसाइट से डेटा लाकर फाइल में सेव कर देगा जब चलेगा। तो सर प्रोग्राम अपने आप चल जाएगा बिना चलाए? हमने कहा शेड्यूलर होते हैं पाइथन के अंदर। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाकर अपने शेड्यूलर को दे सकते हैं और शेड्यूलर को क्या बताएंगे, अपना टाइम बताएंगे। जैसे ही आपकी घड़ी में, कंप्यूटर घड़ी वो टाइम होगा, प्रोग्राम चल जाएगा। आपको रन कराने की, शिफ्ट एंटर करने की जरूरत नहीं है। तो रोज सुबह 8 बजे प्रोग्राम चलेगा, डेटा आएगा वहां से और फाइल में सेव हो जाएगा। 1 महीने बाद डेटा तैयार, आप भूल जाओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, काम होता रहेगा अपना। इसे बोलते हैं ऑटोमेशन। इसलिए हम लोग क्या सीख रहे हैं, ये सब सीख रहे हैं कि पहले हमें डेटा निकालना आ जाए, प्रोग्राम लिखना आ जाए, फिर प्रोग्राम को सिर्फ क्या करना है, शेड्यूलर को देना रह जाएगा। पहले प्रोग्राम तो लिख लो अपना। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना होगा, उसके लिए फिर हमें ये काम करना होगा। इसी तरह से हम लोग एक काम और कर सकते हैं। मैं कोई मोबाइल परचेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, अमेजन पे गया, प्राइस देखकर आ गया, फ्लिपकार्ट पे गया, प्राइस देखकर आ गया, XYZ वेबसाइट पे गया, प्राइस देखकर आ गया। अब जहां मुझे सेम मोबाइल सेम फीचर के साथ सस्ता सस्ता मिलेगा, मैं वहां पे जाकर ऑर्डर कर दूंगा। लेकिन मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, 3 दिन वेबसाइट पे जाना पड़ रहा है। क्या करो, एक पाइथन का प्रोग्राम बना दो। पाइथन का प्रोग्राम आपसे क्या मांगेगा, प्रोडक्ट का नहीं मांगेगा। आप उसे मोबाइल का मॉडल बता दो, मेरा प्रोग्राम पीछे से 3 वेबसाइट से कनेक्ट बनाएगा, फ्लिपकार्ट से, अमेजन से और तीसरे से भी। और तीनों से क्या करेगा, उस मॉडल का जो भी वहां पर प्राइस है लाएगा, लाकर आपको दिखा देगा। अब आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही वेबसाइट पर जाना है। समझ में आ रहा है? ये पॉलिसी बाजार वेबसाइट है, इसी कॉन्सेप्ट पर चल रही है। ये पॉलिसी बाजार वेबसाइट इसी कॉन्सेप्ट पर चल रही है। कंपेयर करते नहीं करते हैं वो कि ये चीज यहाँ पे इतने की, वहां इतने की, वहां इतने की है। पीछे क्या चल रहा है, यही जो हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो जब हम किसी वेबसाइट से डेटा फैच कर लेते हैं और फैच करने के बाद फिर उस डेटा के अंदर से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, वेबसाइट के डेटा से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना इज नोन एज स्क्रैपिंग। और पूरे टॉपिक का नाम क्या हो गया, वेब स्क्रैपिंग। तो वेब स्क्रैपिंग हमारा अगला टॉपिक है, पार्ट ऑफ डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, तो वेब स्क्रैपिंग का मतलब होता है वेबसाइट से डेटा पढ़ना और जो डेटा पढ़ा है उसके अंदर से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को निकालना। अब उसका यूज आप अपने बिजनेस पर्पज में करेंगे या किस तरह से करेंगे, वो आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तो वेब स्क्रैपिंग, तो वेब स्क्रैपिंग 2 तरह की होती है। पहला स्टैटिक वेबसाइट की और दूसरा डायनेमिक वेबसाइट की। स्टैटिक वेबसाइट का मतलब वो वेबसाइट का डेटा निकालना जहां पर आपको अपना अकाउंट नहीं बनाना पड़ता। डायनेमिक वेबसाइट वो होती है जहां पर आपको पहले अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, तब डेटा मिलेगा, फेसबुक, जीमेल। अब अमेजन पे अगर आप प्रोडक्ट सर्च करने जाएंगे तो उसके लिए अकाउंट की जरूरत नहीं है। तो वो जो प्रोडक्ट देख रहे हैं सर्च करने पर वो स्टैटिक हमारा पेज का पार्ट कंसीडर होगा। फेसबुक पे आपने लॉगिन करा और आपका टाइमलाइन दिख रही है, उसको मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, टाइमलाइन में डेटा निकालना है, तो वो क्या कहलाएगा, डायनेमिक हमारा स्क्रैपिंग। क्योंकि वो वेबसाइट स्टैटिक नहीं रही, कैसी है, डायनेमिक। स्टैटिक वेबसाइट को स्क्रैप करने के लिए जो पाइथन की लाइब्रेरी आती है उसका नाम है ब्यूटीफुल टू, जिसको हम BS4 के नाम से शॉर्ट में जानते हैं, और पूरा नाम इसका ब्यूटीफुल टू।
और डायनेमिक वेबसाइट को स्क्रैप करने की जो लाइब्रेरी होती है उसका नाम होता है सेलेनियम। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, सेलेनियम लाइब्रेरी का यूज करेंगे। तो हमारा जो कोर्स है उसमें स्टैटिक वेबसाइट का जो स्क्रैपिंग है वो कॉन्सेप्ट रखा गया है, क्योंकि डायनेमिक वेबसाइट की स्क्रैपिंग यूजिंग सेलेनियम ये अपने आप में एक अलग ही कोर्स है, 1 महीने का पूरा कोर्स अलग है ये, तो वो इसका पार्ट हमारा नहीं है। तो अगर आप डायनेमिक वेबसाइट की स्क्रैपिंग सीखना चाहते हैं तो आप कोर्स कौन सा ज्वाइन करेंगे, पाइथन विद सेलेनियम, अलग ही कोर्स है जिसमें आपको पाइथन का फंडामेंटल पढ़ाया जाता है, कोई उस कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाएंगे उसमें, बस लिस्ट टपल सेट क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं, लूप क्या है, कंडीशन क्या है, खत्म, मॉड्यूल कैसे इंपोर्ट करते हैं और सीधा आधा उधर सेलेनियम। 1.5 से 2 महीने का कोर्स होता है टोटल बस, जिसमें 15-20 दिन पाइथन पढ़ाते हैं फंडामेंटल, और बाकी 1 महीने में आपको डायनेमिक वेबसाइट कैसे स्क्रैप होती है ये पढ़ाया जाता है। हमारा कोर्स है डेटा एनालिटिक्स का, इसके अंदर हमने जो रखा हुआ है वो सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट की स्क्रैपिंग रखी है। ठीक है, चलो इसी तरह से अभी लास्ट बैच में जब हमने पढ़ाया था तो एक बच्चे ने एक छोटा सा स्क्रैपिंग के ऊपर अच्छा एक कॉन्सेप्ट बनाया था, टेम्परेचर को समझना, टेम्परेचर का ट्रेंड। वो क्या करता था, एक प्रोग्राम बनाता था और उस प्रोग्राम में हम सिटी का नाम डालते थे, मैं लिख दिया शिमला, जैसे ही मैं एंटर करूंगा शिमला का टेम्परेचर आ जाएगा। मैंने लिखा प्रोग्राम में इनपुट डाला, मान लीजिए आगरा, तो आगरा का टेम्परेचर किस दिन का, उस दिन का जिस दिन प्रोग्राम, उस समय का जिस समय प्रोग्राम चल रहा है। तो ये काम आप गूगल पे भी कर सकते हो। तो वो क्या कर रहा था, पीछे गूगल के डेटा को स्क्रैप करके ला रहा था। इसका मतलब क्या है, गूगल का जो सर्च रिजल्ट आता है वो भी स्टैटिक पैकेज है, हम गूगल के सर्च रिजल्ट को भी क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम में स्क्रैप कर सकते हैं। अच्छा उसने कॉन्सेप्ट बनाया था, शायद मेरे पास होगा, मैं आपको दिखा दूंगा, है प्रोग्राम मेरे पास, छोटा सा ही प्रोग्राम है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन जब आप अंदर कोड देखोगे तो मुझे लग रहा है 6 से 8 लाइन है टोटल, बस 6 से 8 लाइन में पूरा खत्म हो गया, लेकिन काम अच्छा था। बराबर, पहले सीख लेते हैं फिर ये सारी बातें करेंगे। तो अब इन सबको सिखाने के लिए मुझे पहले आपको थोड़ी सी नॉलेज देनी पड़ेगी HTML की। अगर मैं बिना HTML की नॉलेज दिए आपको स्क्रैपिंग सिखाऊं तो उसमें हो सकता है मेरा समय खराब हो रहा हो और आपको समझ में ना आ रहा हो सकता है किसी को अपने स्कूलिंग में कॉलेज में HTML पढ़ाई गई होगी तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वेब स्क्रैपिंग उसी को समझ में आएगी जिसको HTML आती है, और जिसको HTML नहीं आती है उसको वेब स्क्रैपिंग समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इसमें पाइथन का यूज बस 20% है, 80% HTML का यूज किया जाता है वेब स्क्रैपिंग। ठीक है, तो इसलिए मैं अभी 15 मिनट पहले आपको थोड़ा सा HTML की नॉलेज दे रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैं कंप्लीट HTML नहीं पढ़ा रहा, कंप्लीट HTML तो पूरा 1.5 महीने का कोर्स होगा, मैं आपको बस 15 मिनट पढ़ाऊंगा, इतना जिससे कि आपको वेब स्क्रैपिंग एटलीस्ट समझ में आ जाए कि भला क्या होती है। उसके बाद आप जितना ज्यादा सीख लोगे HTML उतनी अच्छी स्क्रैपिंग आप कर लो। ठीक है, तो HTML को अगर हम देखें तो फुल फॉर्म इसकी होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, मार्कअप सब थोड़ा सा नया है, बाकी सब सुना सुना ऐसा लग रहा है। मार्कअप का मतलब होता है जो भी आप लिखेंगे वो टैग की फॉर्म में लिखेंगे, और जो टैग होता है उसका सिंबल होता है एंगल ब्रैकेट का पेयर, एंगल ब्रैकेट ओपन होगी, एंगल ब्रैकेट क्लोज होगी, और इसके अंदर कुछ लिखा जाएगा, जो इसके अंदर लिखा जाता है उसको बोलते हैं टैग। और ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारा कुछ भी लिखेगी तो उसके अंदर क्या होंगे, टैग। जैसे पाइथन के अंदर कीवर्ड होते हैं, फंक्शंस होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, यहाँ पर जो भी है वो टैग होगा। रेडीमेड टैग, जैसे रेडीमेड फंक्शन, रेडीमेड कीवर्ड, मार्कअप लैंग्वेज में क्या होते हैं हमारे टैग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हाइपर, हाइपर का मतलब क्या होता है, हाइपर का मतलब होता है, हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है ऐसा टेक्स्ट जो दूसरे टेक्स्ट को डिस्क्राइब कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट में पॉइंट आता है नेविगेशन का, ऐसा टेक्स्ट जो नेविगेशन कराए, मतलब यहाँ से वहां ले जाए। जैसे आपने यहाँ पर देखा अपलोड, ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा, आपने लिखा हुआ लॉगिन, किसी वेबसाइट पे लॉगिन लिखा हुआ है, तो है तो लॉगिन एक टैग,
लेकिन जब इस पे क्लिक करोगे तो हो सकता है दूसरे पेज पे चले जाओ। आपने लिंक लगा कर देखा यहाँ पर नेक्स्ट दिख रहा है, टेक्स्ट NEXT, लेकिन जब आप इस पे क्लिक करोगे तो अगला पेज खुल जाएगा। तो ऐसा टेक्स्ट जो आपको नेविगेट करा दे उसको क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो पर्पस होता है वो होता है ब्राउजर में कंटेंट दिखाना, ब्राउजर के अंदर कंटेंट को बढ़िया से फॉर्मेट में रखकर दिखाना। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पर्पस लॉजिक लगाना नहीं होता। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आप लॉजिक नहीं लगा सकते। इवन इसके अंदर दो नंबर को जोड़ने का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। आप इससे कहोगे 2+3 कितने होते हैं, ये बोलेगी यही रिजल्ट है 2+3। इसको पता ही नहीं प्लस कैसे कहते हैं। तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं, कोई लूप नहीं, कोई कंडीशन नहीं। तो बताइए क्या है इसमें। हमने कहा इसमें जो बचा वो टैग। तो HTML में ना लूप होते हैं, ना कंडीशन होती है, ना ऑपरेटर होते हैं, ना वेरिएबल होते हैं, ना मॉड्यूल होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होती है हमारी, क्या, टैग। तो सर इसका कोई क्यों पढ़ेगा, जब इसमें दो नंबर जोड़े नहीं जा सकते तो इसे पढ़ेगा क्यों? क्योंकि इसका पर्पस है ब्राउजर के अंदर डेटा दिखाना। जावा इस काम के लिए, पाइथन, .NET, PHP इस काम के लिए नहीं है। ब्राउजर में अगर डेटा दिखाना है तो उसके लिए एक ही लैंग्वेज है, उसका नाम है HTML। अब HTML को सपोर्ट करने के लिए अदर टेक्नोलॉजीज बनाई गई, उनमें से एक का नाम है CSS। तो CSS अपने आप में नहीं चल सकती, HTML के अंदर चलती है, HTML के साथ चलती है। तो CSS भी HTML के कंटेंट में, ऐसे कह लो जैसे HTML है, HTML का मेकअप कर दिया। तो HTML का अगर मेकअप करोगे तो देखने में सुंदर लगेगा कंटेंट हमारा, तो वो जो सुंदरता आएगी वो किससे आएगी, CSS से आएगी हमारी। तो CSS क्या है, काइंड ऑफ ब्यूटी पार्लर है। किसके लिए, HTML के लिए। इसके बिना चलाओगे तब भी दिखेगा, इसके साथ चलाओगे तो अच्छा दिखेगा, है ना। अकेला CSS किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये जिसको हमारा ब्यूटीफाई कर रहा है वो कौन है, HTML। उसके बाद आता है आपका जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या कहता है, HTML के अंदर एक कमी थी कि उसमें लॉजिक नहीं लगा सकते, जावास्क्रिप्ट HTML में लॉजिक लगवाता है। तो जावास्क्रिप्ट में लूप होता है, कंडीशन होती है, वेरिएबल होता है, प्लस माइनस ऑपरेटर होते हैं, सब कुछ होता है। जावास्क्रिप्ट की अपनी प्रॉपर एक लाइब्रेरी है। तो जावास्क्रिप्ट का पर्पस है HTML के अंदर लॉजिक को ऐड करना। अपने आप में जावास्क्रिप्ट कुछ नहीं है, ब्राउजर पे चलेगी। अब इन्हीं सबको कंबाइन करके बना दिया गया बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या है, बूटस्ट्रैप ये कह रहा है कि कुछ रेडीमेड चीजें मेरे पास अवेलेबल हैं जिससे आपका समय बच जाता है। HTML को आप ब्यूटीफाई कर रहे हो तो CSS में कोड करना पड़ता है, मेरे पास पहले से CSS के रेडीमेड कोड पड़े हुए, इनको ले जाओ, आपका समय बच जाएगा। इसे बोलते हैं क्या, बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप क्या हो गया, HTML का एक, कह सकते हैं, फ्रेमवर्क हो गया। ठीक है, या HTML की एक एडवांस लाइब्रेरी हो गई। उसके बाद जावास्क्रिप्ट में लॉजिक लगाने का कॉन्सेप्ट है। जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे कोड हमें लिखने पड़े, इससे बचने के लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया जिसका नाम है रिएक्ट। तो रिएक्ट क्या है, रिएक्ट रेडीमेड जावास्क्रिप्ट का कोड होता है। रिएक्ट के अंदर रेडीमेड HTML पहले से अवेलेबल है। तो रिएक्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट और HTML का कॉम्बिनेशन। रिएक्ट के जैसा ही एक कॉन्सेप्ट है, इसका नाम है एंगुलर। एंगुलर क्या है, रिएक्ट का और एडवांस वर्जन है। यानी रिएक्ट तो बहुत छोटा पार्ट है, एंगुलर बहुत बड़ी चीज है। काम वही है, जावास्क्रिप्ट HTML का कॉम्बिनेशन आपका एंगुलर। तो ये सारी चीजें किससे रिलेट करती हैं, HTML। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एजेक्स, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट, एंगुलर, ये सब आपस में मिले जुले हैं। और इन्हीं सबको जब आप कहीं पढ़ने जाते हैं तो क्या कोर्स के नाम से पढ़ाया जाता है, फ्रंट एंड। फ्रंट एंड का कोर्स करना है तो आप कहीं जाएंगे कि मुझे फ्रंट एंड का कोर्स करना है, तो फ्रंट एंड कोर्स में ये सब पढ़ाया जाता है। HTML शुरू करते हैं और रिएक्ट और एंगुलर पर जाते हैं। कोई एक पढ़ लो, रिएक्ट और एंगुलर में, तो दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंगुलर बड़ा है, अपने आप का 2 महीने का कोर्स है। रिएक्ट 15 दिन में खत्म हो जाता है, काम उतना ही होता है, तो इसलिए लोग रिएक्ट पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए। तो अभी हमें क्या सब पढ़ना होगा, हमने कहा नहीं भाई, 15 मिनट पढ़ाना है मुझे,
ये पूरा कोर्स तो 6 महीने का होता है इतना। तो मैं तो आपको बस HTML की ABC पढ़ाऊंगा, जेड तक भी नहीं जाऊंगा, कि बस इतना कि हम अपना स्क्रैपिंग पे थोड़ा काम करना सीख जाएं। ठीक है, चलो। अब HTML के अंदर किसी भी चीज को लिखने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले HTML नाम से टैग लगाना होता है। इसका एक स्ट्रक्चर है, जैसे सी के प्रोग्राम में हेडर फाइल इंक्लूड होती है, मेन लगता है, उसी तरह से HTML के प्रोग्राम में सबसे पहले HTML नाम से टैग आता है। HTML टैग या कोई भी टैग जब आएगा तो हमारा क्लोज भी होगा, और क्लोजिंग करने के लिए सेम टैग का नाम दोबारा लिखते हैं और उसके पहले फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं। तो इसका मतलब है ये टैग ओपन हो गया और ये टैग यहाँ पर क्लोज हो गया। तो HTML का ये मान लो एंट्री पॉइंट है, जो भी लिखना है इसी के अंदर लिखना। अब HTML को समझने का एक आसान तरीका है, एक इंसान को ब्रेन में लेकर आओ। एक इंसान के दो टुकड़े कर देते हैं, ऊपर वाले टुकड़े को हेड बोलेंगे और बाकी टुकड़े को क्या बोलेंगे, बॉडी। तो HTML के अंदर भी दो हमारे चाइल्ड टैग होते हैं। चाइल्ड टैग का मतलब है टैग के अंदर कोई टैग आता है उसे चाइल्ड टैग कहते हैं। तो HTML टैग के अंदर यहाँ पे इंडेंटेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, देखने में अच्छा लगे इसलिए ऐसा कर दिया मैंने, नहीं करोगे तो भी सही। तो HTML के अंदर कोई इंडेंटेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो अब यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, हेड लगा दिया और हेड को बंद कर दिया। उसके बाद अगला काम क्या है, बॉडी लगाओ और बॉडी को बंद कर दो। अब हेड के अंदर क्या आएगा, आंख आएंगी, नाक आएगा, कान आएगा, दिमाग आएगा, ये सब चीज आएगा। तो HTML के हेड के अंदर क्या आता है, HTML के हेड के अंदर सबसे पहले आता है आपका टाइटल। टाइटल मतलब जो भी अभी ये HTML का पेज बन रहा है जब दिखेगा तो टाइटल पे क्या दिखेगा। टाइटल का मतलब समझने के लिए ये देखो, किसी भी पेज का टाइटल क्या होता है, दिस थिंग, जो यहाँ पर जैसे लिखा न्यू टैब, तो ये जो न्यू टैब है क्या है, टाइटल है। अभी मैंने ये वाली वेबसाइट खोली थी, इसका टाइटल क्या है, ये है फ्लैट आइकन MOSFW और ये आपका पाइप सिंबल HOME। तो किसी भी पेज का टाइटल उस पेज के बारे में बताता है कि वो पेज क्या होगा। जब आप सर्च करते हैं गूगल पे तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि पेज का टाइटल क्या है। ठीक है, अब टाइटल क्या लिखोगे, टाइटल में कुछ भी लिख सकते हो जो आपका मन करे, लिख दिया मेरा पेज, माई पेज। अब जो भी टैग ओपन होगा क्लोज करोगे, तो क्लोज ऐसे करें क्योंकि बाकी आप ऐसे कर रहे हो, कर दो, लाइन बचानी है ऐसे भी सही है। ठीक है, तो जहां पर किसी टैग के अंदर जो लिखा गया है वो एक लाइन में आ गया है तो उसी लाइन पर टैग क्लोज हो सकता है। अब इसको थोड़ी कर दूंगा ऐसे क्लोज में एक ही लाइन पर, अभी तो सब कुछ इसी के अंदर लिखना है मुझे, तो इसको तो अगली लाइन पर ही क्लोज करना पड़ेगा आगे कभी आके। ठीक है, चलो ये मेरा हो गया है टाइटल। और क्या क्या होगा इसके अंदर, हमने कहा और इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आप इसमें बता सकते हो सर्वर के बारे में जहां पर हमारा पेज अपलोड होगा, क्लाइंट के बारे में बता सकते हो, तो कुछ मेटा इंफॉर्मेशन अगर देनी है तो आप यहाँ बता सकते हो। CSS लिंक करनी है, HTML लिंक करनी है, रिएक्ट को लिंक करना है, तो वो सारे लिंकिंग वाला कोड आपको यहाँ लिखना होगा। ठीक है, हेड के अंदर फिलहाल हमने एक ही लिखा। बॉडी में क्या आएगा, बॉडी में ये आता है, ये जो पेज है इस कोने से लेकर और इस कोने तक जो भी है वो बॉडी है, ये ऊपर नहीं, ये यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक, ये क्या है हमारा पेज की बॉडी, इस पूरे को बॉडी कहते हैं। ये बॉडी का पार्ट नहीं है, ये हेड के अंदर टाइटल का पार्ट है, तो ये पूरी बॉडी कहलाएगी। ठीक है, तो बॉडी के अंदर क्या लिखोगे, हमने कहा लो लिख दो, और क्या लिखोगे, सर ऐसे लिखोगे क्या ऐसे लिखोगे, हमने कहा जिसने पाइथन नहीं पढ़ी उसे क्या पता प्रिंट क्या होता है।
HTML के अंदर अगर मुझे कुछ प्रिंट करना हो तो प्रिंट प्रिंट नहीं चलता, असल लगा दें तो अरे जो लिख दोगे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ये एज इट इज टेक्स्ट माना जाएगा और यही हमारा बॉडी में प्रिंट हो जाएगा, यानी पूरे पेज पर यही आएगा, पूरे पेज पर आ जाएगा। हमने करना ही बाय डिफॉल्ट टॉप लेफ्ट हमारे कॉर्नर से लिखना शुरू करता है, लिखते लिखते आगे बढ़ेगा, जगह पूरी हो गई अगले एंड पर आ जाएगा, ऐसे करके लिखेगा लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम। और अगर मुझे अपनी तरफ से न्यू लाइन लगानी है तो स्लैश एन नहीं चलता है, यहाँ पर स्लैश एन तो पाइथन में चलता है, एचटीएमएल में नहीं चलता है। तो क्या चलेगा, कोई टैग, हर काम करने के लिए क्या होगा, टैग होगा। ठीक है, तो अब अगर मुझे कुछ लिखना है, मान लो ये हो गया, हमने हाँ हो गया, इसे सेव कर दो। मान लो मैंने कर दिया a.html। अब सर इसे रन करना है तो जहाँ सेव करा है ये ब्राउजर पर चला दो। कहाँ है सर, मैं कर लो, ये आ गया। टाइटल ये लो, जो आपने लिखा था माई पेज। बॉडी, बॉडी है, यही तो बॉडी है। इस कोने से लेकर इस कोने तक तो जो लिख दिया भाई प्रिंट हो गया, तो सब प्रिंट की जरूरत ही क्या है, हमने कहा और क्या, ये तो कहा था आपसे मैंने, जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही लिख दो बस। सर डबल कोड, हमने कहा कोई जरूरत नहीं डबल कोड की, सब टेक्स्ट है, बाय डिफॉल्ट जो भी लिखोगे वो टेक्स्ट ही है। रिफ्रेश कर दो। अब सर मान लो मुझे हेलो के साथ हाय भी लिखना है, तो आपने न्यू लाइन में लिख दिया ब्राउजर साइट ना माने, वो उसी के आगे लिख देगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ब्राउजर क्या बोलेगा, लेफ्ट टू राइट भरूंगा पहले, जगह पूरी हो गई तब आऊंगा नीचे अगली लाइन पर। तो हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, हमने कहा हमारे हिसाब से भी चलेगा, कोड लिखेंगे तो चलेगा। हमने कहा हमारे हिसाब से चलो, हम चाहते हैं हेलो के बाद न्यू लाइन आए। तो न्यू लाइन अगर आप लाना चाहते हैं कोड के थ्रू, तो उसके लिए टैग होता है ब्रेक, BR, ब्रेक करना, लाइन ब्रेक, BR। BR टैग एक ऐसा टैग है जिसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, बस ये एक ही है, चाहे तो इसे ओपन कर दो चाहे तो इसे क्लोज कर दो, ऐसे करके इसका पेयर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो कुछ ऐसे टैग भी हैं जिनको हमें बस या तो ओपन करना है या क्लोज करना है, दोनों नहीं करना। 90% टैग ऐसे हैं जो हमारे ओपन और क्लोज दोनों ही होते हैं, 10% ही ऐसे होंगे जो इस तरह के BR जैसे हैं। ठीक है, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि सर ये जो बॉडी आई है, बॉडी का बैकग्राउंड कलर वाइट आ रहा है, बदलना है, कैसे बदलोगे। तो किसी भी टैग के साथ अगर आप कुछ इनपुट देना चाहते हैं, जैसे बॉडी टैग का अपना बाई डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर वाइट होता है, तो अब मैं बॉडी टैग से कहना चाहता हूं अपना बैकग्राउंड कलर वाइट मत रखो, जो हम कह रहे हैं वो रखो, मतलब हम बॉडी टैग को कुछ इनपुट देना चाह रहे हैं। तो किसी भी टैग को अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा इनपुट देना चाहूँ जिससे वो अपना जो डिफॉल्ट बिहेवियर दिखा रहा है ब्राउजर पे वो बदल जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टैग जहां स्टार्ट होगा स्पेस देंगे, जो ये वाला एंगल है, ये पेयर वाला एंगल है ये वाला, इससे पहले स्पेस देकर हम क्या लिखेंगे, टैग की क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो टैग की बॉडी टैग की प्रॉपर्टी उसका नाम है बीजी कलर। तो बीजी कलर प्रॉपर्टी की वैल्यू असाइन आप करेंगे यहाँ पर, आप लिख दे येलो। तो इसका मतलब है बॉडी टैग को इनपुट मिला कि बॉडी टैग अपना बैकग्राउंड कलर डिफॉल्ट की जगह वो कर लो जो प्रोग्रामर कह रहा है, और उसने कर लिया। तो ये कौन है, ये है टैग, ये कौन है, टैग की प्रॉपर्टी या टैग का एट्रीब्यूट, इसे बोलते हैं प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट। तो इस तरह से सर बॉडी टैग की ही प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट होते हैं या बाकियों के भी होते हैं, हमने कहा सबके होते हैं, जितने भी एचटीएमएल के टैग होंगे हर टैग के पास अपनी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी या अपने कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट होंगे। कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जो सब में कॉमन है और कुछ ऐसे होंगे जो स्पेसिफिक होंगे। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि मुझे ये जो हेलो है, इस हेलो का मुझे थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ाना है, तो फॉन्ट साइज को कंट्रोल करने के लिए भी टैग आते हैं, मतलब आप जो सोचोगे उसका टैग आता है ना। तो फॉन्ट टैग, फॉन्ट नाम से टैग है, आप इसका यूज कर सकते हैं, फॉन्ट टैग। ठीक है, अब अगर आप फॉन्ट टैग का यूज करेंगे तो फॉन्ट टैग
किस टेक्स्ट को हमारा अपना फीचर प्रोवाइड करेगा, उसको फॉन्ट के जो पेयर है उसके बीच में लिखना होगा। तो फॉन्ट टैग ओपन करेंगे और इसे क्लोज करेंगे। अब जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो उसको पड़ेगा जो इसके बीच में लिखा हुआ है, ना कि पूरे के पूरे पेज पर पड़ेगा। तो पूरे पेज का फॉन्ट कंट्रोल नहीं करेगा, जो यहाँ लिखा है इसके बीच में, बॉडी में लिखा है इसके, हम क्या बोल सकते हैं, फॉन्ट टैग की बॉडी हो गई है। जो फॉन्ट टैग के बीच में लिखा है वो फॉन्ट टैग की बॉडी या फॉन्ट टैग का टेक्स्ट हो गया, ऐसे कह सकते हैं। और सर ये बताओ, ये बात कहाँ लिखी है कि फॉन्ट का साइज कितना होगा? फॉन्ट लगा देने से फॉन्ट का साइज बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा? हम कंट्रोल नहीं करना चाहेंगे, हमने कहा तो फॉन्ट टैग में हमें क्या देना पड़ेगा, इनपुट। और किसी भी टैग को इनपुट देने के लिए क्या लगाते हैं, उसका कोई एट्रीब्यूट। क्या एट्रीब्यूट होगा, ये पढ़ना होगा, अपने मन से नहीं है कि ये लगा दो वो लगा दो। एचटीएमएल के अंदर पहले लिखा हुआ है, ये टैग का नाम होता है, ये काम करता है, इस टैग में इतने एट्रीब्यूट होते हैं, इस एट्रीब्यूट से ये होता है, इस एट्रीब्यूट से ये होता है। तो ये तो पढ़ोगे 2 महीने कोर्स में, क्या पढ़ो, टैग पढ़ो, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ो, यही पढ़ना है। तो हो सकता है यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर फॉन्ट फॉन्ट के अंदर प्रॉपर्टीज दे दूं। क्या प्रॉपर्टी दे दूं? हो सकता है साइज नाम से हो। सर कोई बताने वाला नहीं है हमारे लिए कि कौन सा टैग है, इसके कौन से एट्रीब्यूट हैं। हमने कहा है ना, आप नोटपैड छोड़ दो, और एडिटर आते हैं जो इस काम को करते हैं। एक है एटम, ATOM, एटम पे चले जाओ, VS कोड पे आ जाओ। VS कोड में आधा अपने आप लिख जाता है, आप बस जैसे ही एंटर करेंगे सारी लिस्ट अपने आप आ जाएगी कि इस टैग के कितने एट्रीब्यूट, सारे लिस्ट आ जाएगी अपने आप। तो आप कोई ऐसा एडिटर यूज करें जो HTML के टैग को, HTML के एट्रीब्यूट को आपको हेल्प में दिखाता रहे। इससे आपको याद करना थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो अब फॉन्ट का साइज क्या रखना चाहते हो, देख लेते हैं क्या रखना चाहते हैं। अब मुझे भी याद नहीं आ रहा है कि साइज नाम का एट्रीब्यूट इसमें है या नहीं। हमने कहा लेकर देख लेते हैं। मान लो 20 करके देख लिया, तो फर्क पड़ा क्या? पड़ गया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर लिखा किस कलर से आ रहा है, ब्लैक, हेलो ब्लैक कलर से लिखा है ना। अगर मैं कहूँ ब्लैक कलर से मत लिखो, किसी और से लिखो, तो फॉन्ट के अंदर ही कोई एट्रीब्यूट होगा कलर जैसा। अगर मैं कहूँ नहीं इटैलिक कर दो, रेगुलर कर दो, बोल्ड कर दो, तो फॉन्ट के अंदर इस तरह के एट्रीब्यूट होंगे। ऐसा भी हो सकता है जैसे हाई। अब हाई का फॉन्ट मैं बदलना चाहता हूँ, तो एचटीएमएल के अंदर 7 रेडीमेड फॉन्ट हैं। उन 7 रेडीमेड फॉन्ट को H1 H2 H7 तक हम लोग जानते हैं। इनके अंदर प्री डिफाइन कुछ फॉन्ट के ऑप्शन पहले ही सेट कर दिए गए हैं। तो H1 कितना बड़ा होता है, एक बार पहले आंखों से देखना पड़ेगा, ये इतना बड़ा होता है। H2 H2 इससे थोड़ा सा छोटा होगा। H5 और छोटा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से H7 तक है। अगर इनसे काम हो जाता है तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, नहीं हो रहा है काम तो प्रॉपर लिखना पड़ेगा फिर। ठीक है, चलो अब बोलिए। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, ये बॉडी आ गई, इस बॉडी के अंदर मुझे कोई इमेज लगानी है। तो हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज पता है कि ऐसा करने के लिए क्या होगा, कोई टैग। जो करना चाहते हो उसके लिए क्या होगा, टैग। आपको वेब पेज पे कोई गाना चलाना है, कोई वीडियो चलानी है, तो कोई टैग होता होगा इस काम को करने के लिए। तो जो भी करना है हर काम को करने के लिए टैग होता है। ठीक है, तो चलो इमेज दिखानी है, तो IMG नाम से टैग है। अब IMG टैग को क्या पता कौन सी इमेज दिखाएगा ये, तो इसे हम क्या देंगे, इनपुट बताएंगे इसे कि भाई आपको ये वाली इमेज दिखानी है। तो किसी भी टैग को इनपुट देने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, एट्रीब्यूट का। तो IMG टैग के अंदर अब क्या एट्रीब्यूट होगा, SRC। SRC मतलब सोर्स, SRC मतलब सोर्स, सोर्स का मतलब पाथ बताओ कहाँ रखी है इमेज। तो मेरे कंप्यूटर में कोई इमेज रखी है, मैं उसको दिखा देता हूँ। डी के अंदर इमेजेस फोल्डर के अंदर फ्लैग नाम से एक इमेज है मेरे पास, ये मैं दिखा देता हूँ, flag.jpg।
डी के अंदर इमेजेस के अंदर फ्लैग डॉट जेपीजी। तो डी के अंदर इमेजेस के अंदर फ्लैग डॉट जेपीजी हो गई, हमने बस हो गई, चलाए हमने, कहा बिल्कुल चलाओ। सर ये थोड़ी विड्थ में ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, हाइट में कम हो जाए, हाइट में ज्यादा हो जाए, सोचो, ये सब हो सकता है। तो आईएमजी टैग को बताना पड़ेगा कि भाई इसकी डिफॉल्ट साइज आपको वो नहीं रखनी है जो ओरिजिनल इमेज की है, जो हम कह रहे हैं वो रखो। कैसे बताएंगे आईएमजी टैग को? ये बात, इस काम को करने के लिए क्या होगा, कोई ना कोई एट्रीब्यूट होगा। तो एक एट्रीब्यूट और है इसका, जैसा आईएमजी टैग का एट्रीब्यूट ऐसा थी, ऐसे ही एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम है विड्थ। कितनी रखनी है विड्थ? हमने कहा 100 रख दो। ऐसे क्या होगा, हाइट भी होगा। अब मैं चाहता हूं सर ये जो हेलो लिखा है ये हमारा लेफ्ट टू राइट फ्लोट होकर आए, है ना, तैरता हुआ आना चाहिए। तो कोई भी टैग जो आप चाहते हैं हमारा फ्लोट होकर आए, उसके लिए कौन सा टैग होता है, मार्क्यू। तो मार्क्यू लगा देने से क्या होगा, जो भी टैग मार्क्यू के जो भी टैग मार्क्यू के अंदर लिखा गया है वो फ्लोट होना शुरू हो जाएगा। तो सर ये राइट से शुरू हुआ, मैं लेफ्ट से करना चाहूँ तो मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ। अगर ऐसा करना होगा तो लॉजिकली सोचो क्या होगा, लॉजिकली सोचो क्या होगा, मार्क्यू के अंदर कोई एट्रीब्यूट होगा। तो अगर किसी भी टैग पे जो काम होता है बाय डिफॉल्ट मुझे उसमें कुछ चेंज करना है, तो उस टैग के अंदर हम क्या लिखेंगे, उसका कोई ना कोई एट्रीब्यूट होगा जिसके थ्रू हम उसे बताएंगे भाई इस काम को ऐसे नहीं ऐसे कर। तो हर टैग के क्या होंगे, हमारे एट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डायरेक्शन। डायरेक्शन नाम से क्या होगा, एक एट्रीब्यूट होगा जिसकी वैल्यू लेफ्ट राइट अप डाउन होती है। सर स्पीड भी कम ज्यादा कर सकते हैं, धीरे धीरे आ रहा है सर, थोड़ा तेजी से आए। सर कितनी बार आएगा ये, मतलब बैक पेज मेरा खुला रहेगा तो ये हेलो ऐसे तैरता हुआ कितनी बार आएगा, हम बता सकते हैं 3 बार आए बस, रुक जाए फिर उसके बाद, 5 बार आए रुक जाए फिर उसके बाद। तो ये सब हमें करना नहीं है, ये सब हम कर सकते हैं यूजिंग मार्क्यू एट्रीब्यूट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यूजर से उसका नाम पूछना है, यूजर अपना नाम बताओ क्या है। भाई फेसबुक तो पूछता है हमसे ईमेल आईडी, तो अगर मुझे ये पेज यूजर लॉगिन के लिए बनाना है तो यूजर कहाँ लिखेगा इसमें। तो अगर यूजर से कुछ भी इनपुट चाहिए, यूजर से अगर कुछ भी इनपुट चाहिए, कहाँ चला गया पेज मेरा, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए एक टैग है और उसका नाम भी क्या है, इनपुट। तो इनपुट लेने के लिए टैग का नाम भी क्या है, इनपुट। ठीक है, लेकिन इमेजिन करो आप ड्यू में जब एडमिशन लेने आए होगे तो आपने भी अपना इनपुट दिया होगा, अपना नाम, फादर का नेम, एड्रेस, कॉलेज कोड, फीस। लेकिन वो सारी चीजें किसके अंदर थी, एक फॉर्म के अंदर। तो इनपुट लेने के लिए पहले क्या चाहिए होता है, एक फॉर्म चाहिए होता है। फॉर्म के अंदर इनपुट आता है, कहीं चले जाओ फॉर्म भर दो, फॉर्म के अंदर तो इनपुट लिखोगे। एसक्यूएल भी तो यही कह रही है कि सीधे इनपुट क्यों लेने आ गए, पहले क्या लगाओ, फॉर्म। तो फॉर्म नाम से क्या होगा, एक टैग होगा, और फॉर्म टैग को ओपन करेंगे क्लोज करेंगे। तो जब भी यूजर से इनपुट चाहिए पहले फॉर्म भराना होगा, फॉर्म के अंदर पूछेंगे बताओ किस किस चीज का इनपुट चाहिए, इनपुट। इनपुट टैग से क्या बन जाएगा, एक इनपुट लेने के लिए फील्ड बनेगा। अब सर इनपुट भी कई तरह से यूजर से ले सकते हैं, जैसे मैंने यूजर को ये बताया, यूजर अपना जेंडर बताओ। तो यूजर को मैं क्यों लिख रहा हूँ मेल और फीमेल, दो ही तो ऑप्शन है, तो रेडियो बटन लगा देते हैं, सेलेक्ट कर लेगा, आसान हो जाएगा यूजर की। यूजर से कहूंगा यूजर अपना नेम बताओ, कितने रेडियो बटन दिखाऊं उसे बताओ, क्या नेम हो सकता है उसका, दुनिया में जितने नाम हो सकते हैं सबके ऑप्शन दिखाऊं पहले उसे, सेलेक्ट कर लो अपना नाम क्या है। बेटर है उससे कहेंगे लिख दो भाई, आप ही लिख दो, समझ में आ रही है।
अगर आप कॉलेज की काउंसलिंग के लिए जाओगे तो उसमें 40 कॉलेज में से कोई एक इनपुट करना है, तो वो लिखवाएगा नहीं, रेडियो बटन भी नहीं देगा, क्या बना देगा, लिस्ट, स्क्रॉल में लिस्ट बना देगा, इसमें से कर लो सेलेक्ट। ध्यान से सोचो, ये सारी बातें इनपुट ही तो हो रही हैं। तो इनपुट लेने के कई तरीके हैं, टाइप करवा लो, सेलेक्ट करवा लो, लिस्ट में से सेलेक्ट करवा लो, ये सब इनपुट ही तो है। तो जो इनपुट टैग है ये कह रहा मैं सब बना दूंगा, बस मुझे बताते जाओ मैं क्या बनाऊं। तो इनपुट टैग से मैंने कहा एक काम करो, लिखने वाला बना दो कि यूजर लिख कर इनपुट दे। तो क्या लिखेंगे, इसका एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है टाइप। टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू अगर आप टेक्स्ट कर देते हैं तो ये लिखने वाला इनपुट बना देता है। बन गया, हमने हाँ बन गया, लिखो जो लिखना है, बस बटन और लगा देना, चला जाए। तब जो लिख रहे हैं वो दिख रहा है। मान लो पासवर्ड देना होता तो इनपुट टाइप इक्वल टू क्या लगा दें, पासवर्ड। इससे क्या होगा, इससे जो भी लिखोगे वो दिखेगा नहीं, डॉट 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 हो जाएगा। सर वो डेट ऑफ बर्थ देनी है, तो डेट ऑफ बर्थ देने के लिए कैलेंडर चाहिए होगा। अब यूजर से हम थोड़ी टाइप करवाएंगे डेट फिर ऑब्लिक और सेट होगा। क्या लिख दो यहाँ पर, इनपुट टाइप इक्वल टू डेट, कैलेंडर बन गया, ये लो जी। ठीक है, और हमने कहा ऐसे ही और भी बहुत सारे होंगे। मुझे यूजर से उसकी एज चाहिए, तो यूजर की जो एज होगी वो नंबर होगी। तो मैं चाहता हूँ यूजर कीबोर्ड से जब नंबर टाइप करे तभी कीबोर्ड चले, उसके बाद कीबोर्ड ब्लॉक हो जाए, चले ही ना। क्या लिख दो यहाँ पर, नंबर। तो अब यहाँ पर आप अल्फाबेट लिखोगे तो टाइप ही नहीं होगा, नंबर लिखोगे तो टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म के अंदर अलग अलग लिख सकते हैं। सर ये कैसे पता चलेगा यूजर को कि किसमें क्या लिखना है। ये तो जिसने कोड बनाया उसे पता है कि यहाँ पर नाम है, यहाँ पासवर्ड है, यहाँ पर ये है। अरे तो हिंट लगा दो, तो यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट लगा दो, हिंट। प्लेस होल्डर होता है गेस, प्लेस होल्डर लिख दिया मैंने, अपना नाम लिखो यहाँ पर, तो ऐसे सब में लगा दो, या नाम लिखो या पासवर्ड, ऐसे प्लेस होल्डर लगा देना सब। प्लेस होल्डर का फायदा यह है कि परमानेंट नहीं है, जैसे ही आप कर्सर से अपना लिखोगे वो गायब हो जाएगा, और जैसे ही आप सब कुछ हटा दोगे फिर आ जाएगा। प्लेस होल्डर बाद में लाई थे, पहले था ही नहीं। पहले कैसे करते थे, पहले इनपुट टैग के आगे लिखना होता था ऐसे करके नेम, ऐसे करके। तो ये जगह ज्यादा यूज हो रही है अब पेज की, इसलिए ज्यादातर अब वेबसाइट में क्या चलता है, प्लेस होल्डर चलता है, स्पेस बच जाता है हमारा। अब सोचो अगर 10-12 इनपुट लेने होंगे तो सबके साथ पहले लगाना पड़ेगा, तो इतना स्पेस कंज्यूम होगा फिर बिना मतलब। चलिए भाई, तो आई गेस थोड़ा बहुत HTML आपको आ गया होगा, इतना ही काफी है। बाकी आप कितना और सीख लोगे उतना ज्यादा अच्छा स्क्रैपिंग कर लोगे। कल मिलेंगे, कल मैं आपको स्क्रैपिंग इस वाले पेज की करना सिखाऊंगा पहले, उसके बाद उस लाइव वेबसाइट की करना सिखाऊंगा। चलिए।